फिल्म की शुरुआत होती है एक डाइनर से, जहां जोसेफ नाम का एक आदमी अपनी बहन सिडनी का इंतजार कर रहा था। असल में इन दोनों ने $7 मिलियन लूटे हैं। हमें वो तो नहीं दिखाया जाता कि इन्होंने बैंक लूटा या कुछ और, मगर अब इन लोगों को चुपना था कुछ समय के लिए। सिडनी ने ये काम इसलिए किया क्योंकि उस पर कर्जा था और उसे अपनी बेटी, जिसका नाम स्टेफनी है, उसे एक अच्छी जिंदगी देनी थी। जोसेफ के पास एक प्लान था। वो किसी से मिला था। वो कोई औरत थी। उसके पास के गांव में एक घर था और वो घर बहुत समय से खाली पड़ा था। ये लोग वहां छुप सकते हैं। जब सब शांत हो जाएगा तो ये लोग अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आएंगे और लूटे हुए पैसों से एक बेहतर जिंदगी भी जी सकेंगे। बस कुछ दिनों की ही तो बात थी। दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि पुलिस सायरन बजने लगे। इसलिए ये दोनों तुरंत उस डाइनर से निकलकर पास के जंगल में चले जाते हैं, जहां ये अपने कपड़े बदलते हैं, एक तालाब में पुराना सामान फेंक देते हैं। दोनों के पास गन थी। अब ये उस घर की ओर जाने लगे। वैसे सिडनी को अपने भाई पर भरोसा था। जल्द ही दोनों एक बड़े कॉर्नफील्ड तक पहुंच जाते हैं। फील्ड से गुजरते हुए उन्हें गोली चलने की आवाज आई। जब ये उस घर के करीब पहुंचे तो देखा कि 3 लड़के वहां मस्ती कर रहे हैं। वो निशाना लगा रहे थे। सिडनी बंदूक लिए बाहर आती है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। वो लड़के सिडनी से नहीं डर रहे थे, लेकिन जैसे ही जोसेफ दूसरी तरफ से आकर गोली चलाता है, वो लड़के वहां से भाग जाते हैं। जोसेफ सिडनी से कहता है कि उन्हें जल्दी अंदर जाना चाहिए। दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। घर काफी पुराना था। साफ लग रहा था कि बहुत समय से यहाँ कोई भी नहीं रह रहा। सामान भी बिखरा पड़ा था। एक बात जो याद रखने वाली है कि जिस इंसान ने जोसेफ को ये घर दिया, उसने इसका राज भी बता दिया था। राज ये था कि इस घर में कुछ खूबियां हैं, जैसे टाइम ट्रेवल और अल्टरनेट यूनिवर्स में लोगों को टेलीपोर्ट करना। जोसेफ ने सोचा कि अगर वो यहाँ कुछ समय बिताएंगे तो शायद चोरी का नामो निशान ही मिट जाए। जोसेफ को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। घर में 2 पुरानी घड़ियां थी, जिसका टाइम इंस्ट्रक्शंस में दिए गए हिसाब से सेट करना था। तभी पुलिस सायरन की आवाज आती है। सिडनी भागने के लिए कहती है, मगर जोसेफ बताता है कि हमें बेसमेंट में जाना होगा। दरवाजा घड़ियों के कॉम्बिनेशन से ही खुल जाएगा। दोनों जल्दी से घड़ियों की कॉम्बिनेशन सेट करते हैं। बेसमेंट का दरवाजा खुलने के बाद ये लोग जल्दी से नीचे चले गए। इन्हें महसूस हुआ जैसे पुलिस अंदर आ चुकी है और घर की तलाशी ले रही है। जोसेफ एक पुरानी डायरी खोलता है और सिडनी से कहता है कि वो टेलीफोन पर एक खास नंबर डायल करे। सिडनी फोन उठाती है और नंबर डायल करने के बाद वो एक अजीब सा शब्द बोल देती है। Sit, peto, tutum। शायद ये कोई कोड वर्ड था। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और सब कुछ शांत हो गया। जब ये दोनों बेसमेंट से बाहर आए तो देखा कि घर का नक्शा ही बदल चुका था। सारा सामान अपनी जगह पर था। घर नया लग रहा था, मानो जैसे कोई इसमें रह रहा हो। जोसेफ डायरी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है और एक लिविंग रूम की घड़ी को वापस से घुमाकर चालू कर देता है। सिडनी हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है, मगर ये भी एक सच है कि दोनों बेवकूफ है। जिसने भी इन्हें इस घर में भेजा वो खुद यहाँ नहीं आया। इसका मतलब कि बात कुछ और है। जोसेफ समझाता है कि अब ये जगह उनके लिए बिल्कुल सुरक्षित है, मगर एक शर्त पर। उन्हें यहाँ 14 दिनों तक रहना होगा। फिर ये अपने टाइमलाइन में चले जाएंगे जहाँ सब शांत हो चुका होगा। दोनों ये सोचकर खुश थे कि चलो यहाँ कोई इन्हें ढूंढने तो नहीं आएगा। किचन खाने से भरा था। टेबल पर ऑल रिकॉर्ड्स, मूवीज रखी थी टाइम पास के लिए। पहले दिन दोनों सिर्फ आराम करते हैं। अगले दिन जोसेफ आसपास घूमने गया। घर से ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि इस घर की एक सीमा है, उसे ये पार नहीं कर सकते। जोसेफ को यही बताया गया था। घर में सिडनी को कुछ कपड़े मिले। घर का सामान थोड़ा अजीब था। पुराने जमाने का सामान भी मौजूद था और मॉडर्न भी। खैर अभी के लिए इन दोनों का इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि इन्हें तो बस छुपना था। शाम को ये दोनों खाना बनाते हैं। बाद में पैसों का हिसाब किताब कर लेते हैं। इन्हें हर चीज को लिखना था। सिडनी अपनी बेटी की तस्वीर देखती है और खुद को तसल्ली देती है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। दिन गुजरते गए। 13 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक रात ये दोनों घर में मौजूद एक एंटीक चीज को लेकर बात कर रहे थे। फिर अपनी बीती जिंदगी को लेकर ये बातें शुरू कर देते हैं। शायद इनका पास्ट इतना अच्छा नहीं था। बातों से लग रहा था जैसे जोसेफ ने कभी अपनी बहन को समय ही नहीं दिया या मुश्किल समय में उसकी मदद नहीं की, मगर अब वो उसके साथ है। ये अपने माता पिता को याद करने लगे। फिर सिडनी को एक गाने की धुन याद आती है जो उसने बचपन में सुना था। ये उसकी माँ का पसंदीदा गाना था। फिर 2 हफ्ते पूरे हो जाते हैं। ये लोग खुश थे कि अब ये यहाँ से चले जाएंगे।
सिडनी अपनी बेटी के पास लौटने के लिए बेताब थी। दोनों घर साफ करने लगे और जोसेफ सारा कचरा जला देता है। अब जैसे कि इन लोगों ने तहखाने में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था और ये एक अलग टाइम लाइन में आ गए, वैसे ही इन्हें अपने टाइम लाइन में लौटने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने थे। इन्हें झटका तब लगा जब इन्होंने पाया कि तहखाने का दरवाजा किसी ने बंद कर दिया है। यहाँ पास ही एक चर्च और मिल था। तहखाने के दरवाजे पर एक संदेश लिखा था, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो पुराने मिल में चले जाओ। ये देखकर सिडनी घबरा जाती है और बिना सोचे समझे मिल की तरफ भागी। जोसेफ उसके पीछे जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। जब ये मिल के अंदर गए, इन्हें बड़ी हैरानी हुई। वहाँ चर्च का कुछ सेटअप था, मानो जैसे किसी जमाने में ये धर्म के लिए इस्तेमाल हुए हो। वहाँ एक लाश भी पड़ी थी जो काफी बुरी हालत में थी। लाश एक वुडन स्टैंड के पास थी और उस स्टैंड पर कुछ बातें लिखी गई थी, जैसे तुम एक टाइम लूप में फंस चुके हो, अगर तुम यहाँ रहने के लिए तैयार हो तो नीचे साइन करो। सिडनी ये सब देखकर घबरा गई। वो डॉक्यूमेंट पर साइन करने से इनकार करती है और बिना सोचे समझे मिल से भाग जाती है। जैसे कि हमने जिक्र किया कि इस घर की एक सीमा है। जैसे ही सिडनी उसे पार करने की कोशिश करती, वो खून की उल्टियां करने लगी। फिर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो जोसेफ उसे अंदर ला चुका था। इससे दोनों समझ गए कि वो इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। होश में आने के बाद सिडनी गुस्से में आकर बहुत चिल्लाती है क्योंकि एक मुसीबत से निकलकर वो दूसरे में फंस गए। ये सच जानकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया जब जोसेफ ने उसे बता दिया कि असल में जो लाश उन्हें मिली वो उसी औरत की है जिसने उसे ये घर दिया था। दोनों ये समझ चुके थे कि यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं। जोसेफ डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है और जैसे ही वो अपना नाम लिखता है, अचानक से वहाँ पर एक सेफ प्रकट हुआ। जोसेफ अपनी पुरानी डायरी का इस्तेमाल करके सेफ का कोड डालता है। सेफ के अंदर एक टेप रिकॉर्डर और एक छोटी सी नोट थी। नोट में लिखा था, कुछ बोलो और फिर सेफ बंद कर दो, तुम्हारे शब्द एक कनेक्शन बनाएंगे। जोसेफ सेफ को खोलता है, हेलो कहता है और फिर उसे बंद कर देता है। 1 मिनट बाद जब वो टेप रिकॉर्डर को चलाता है तो इन्हें एक अनजान आदमी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज जोसेफ से कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। वो जो कोई भी था इन दोनों के बारे में सब जानता था, पैसों के बारे में, यहाँ से भागने के बारे में। सिडनी उससे बात करने की कोशिश करती है। उसे लग रहा था कि ये लोग पैसों में अपना शेयर चाहते हैं। सिडनी इसके लिए भी तैयार थी, बस वो यहाँ से निकलना चाहती थी। मगर दूसरी तरफ जो भी था उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जोसेफ को लगता है कि ये आवाज किसी ऐसे इंसान की है जो भविष्य से है या फिर किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से, मगर ये लोग अब बुरे फंसे थे। सिडनी एक बार फिर सेफ को खोलती है। इस बार जब ये बात करते हैं तो वो आवाज कहती है, अगर तुम जिंदा निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक इंसान को मारना पड़ेगा। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। जोसेफ पूछता है कि किसे? आवाज कहती है, एक अनजान व्यक्ति को जो यहाँ आएगा, तुम्हें उसे मारना होगा, उसके सभी सबूत मिटाने होंगे, तभी तुम वापस अपनी दुनिया में जा सकोगे। हम तुम्हें ट्रैक कर पाए मगर उसे ट्रैक नहीं कर पाए। हम नहीं जानते वो किस समय में दाखिल हुआ। अगर उसे मार दिया तो तुम वापस अपने टाइमलाइन में जा सकोगे, अगर नहीं तो उस टाइमलाइन से तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। ये अनजान व्यक्ति कब हमला करने आएगा हम नहीं कह सकते, मगर एक दिन ये तुम्हें मारने के लिए जरूर आएगा। ये सब जानकर दोनों वापस घर के अंदर आए। ये प्लान बनाते हैं कि वो इन हालात से कैसे लड़े। दोनों कुछ हथियार आसपास छुपा लेते हैं क्योंकि पता नहीं वो अनजान व्यक्ति कब और कहां हमला करे। ये बारी बारी पहरा देने के लिए तैयार थे। कई महीने गुजर जाते हैं मगर कोई नहीं आता। ये इस जगह से निकल भी नहीं सकते थे। हाँ, ये बात अच्छी थी कि हर बार खाना रिन्यू होता क्योंकि वो सब एक लूप में था। जैसे अगर फ्रिज खाली हो जाए तो दरवाजा बंद करो और जब दोबारा खोलो तो वो भरा हुआ होता। अब जिससे इनकी बात हुई, शायद वो लोग इस जगह को कंट्रोल करते हैं और यहाँ कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। फिर एक दिन सिडनी इस घर का इतिहास जानने की कोशिश करती है। पुराने डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें देखकर वो बताती है कि ये सारा सामान इकट्ठा किया गया है। ये यहाँ के मालिक का नहीं है, हर चीज अलग अलग समय की है। 1955 के बाद इस घर का कोई मालिक नहीं। जोसेफ बहुत गुस्सा था क्योंकि उसे यही लग रहा था कि लैब रेट्स की तरह उन पर प्रयोग हो रहे हैं। काफी समय से उसका किसी से संपर्क भी नहीं हुआ था। वो हर दिन मिल में जाता, टेप रिकॉर्डर से किसी की आवाज सुनने की कोशिश करता मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। कुछ महीने बाद जब सिडनी बाहर पहरा दे रही थी तो वो अनजान व्यक्ति आ गया।
वो दूरबीन से सिडनी को देख रहा था। अब इससे पहले कि वो सिडनी को शूट करता, जोसेफ चिल्लाता है, जिससे सिडनी सावधान हो गई। वो जल्दी से घर की तरफ भागी। उस अनजान व्यक्ति का निशाना चूक गया। इनके बीच लड़ाई हुई और वो अनजान व्यक्ति जोसेफ को घायल करके मिल में ले जाता है। ये कोई बात नहीं करता। ये चाहता था कि जोसेफ उसके लिए बात करे और जो लोग इस जगह को कंट्रोल करते हैं उन्हें बता सके कि उसने अनजान आदमी को मार दिया। जब वो लोग कंफर्मेशन मांगते हैं तो जोसेफ झूठ कह देता है कि कोहरा बहुत था, मैं उसकी लाश ढूंढ नहीं पाया, मगर वो लोग समझते थे। उस समय सिडनी घर पर थी। एक सेफ वहां भी प्रकट हुआ और उन लोगों ने सिडनी से संपर्क किया और बता दिया कि हम नहीं जानते वो कौन है, मगर ना तो वो तुम हो ना जोसेफ, मतलब इनका कोई फ्यूचर वर्जन नहीं है, ना ही इनके माता पिता में से कोई, मगर इन्हें उसे खत्म करना ही होगा। जब ये अनजान व्यक्ति घर में दाखिल हुआ तो सिडनी इससे लड़ती है और जब उसने उसका मास्क उतारा तो उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि ये उसकी बेटी स्टेफनी थी। इतने में जोसेफ भी वहां आ गया। तब तक स्टेफनी ने अपना चेहरा छुपा दिया था। सिडनी जोसेफ को रोकने की कोशिश करती, मगर उसने गोली चला दी। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सिडनी सामने आई, जिससे वो मरने लगी, मगर वो जोसेफ को बता नहीं पाई कि वो कौन थी। मौका पाकर स्टेफनी वहां से निकल गई। अपनी बहन की मौत पर जोसेफ बहुत दुखी था। बाद में उसने उसकी लाश को दफनाया। फिर वो उन लोगों से संपर्क करता है, उनसे विनती करता है कि वो उन्हें समय में वापस भेज दे ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। एक आखिरी मौका उसे दे। वो मान जाते हैं और जोसेफ को उस दिन में भेज देते हैं जिस दिन चोरी के पैसे दिए ये लोग यहाँ आने वाले थे। अतीत में जाकर जोसेफ अपने असली रूप को मार देता है और ऐसे वो अपनी बहन को यहाँ ले आया, मगर इस बार भी वो गलती से अपनी बहन को मार देता है और ऐसा अनगिनत बार हुआ। फिल्म के आखिरी सीन में हमें बूढ़ा जोसेफ दिखाया जाता है। जब सिडनी डाइनर में आती है तो वो अपने भाई को पहचान ही नहीं पाती। जोसेफ उससे कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बचाने की, मगर हर बार मैं तुम्हें मार देता हूँ गलती से। अब सिर्फ एक ही हल बचा है कि तुम मुझे मार दो, पैसे छोड़ दो और अपनी बेटी के पास वापस चली जाओ, कभी उस घर में जाना ही मत। तो अंत में वो सिडनी को मजबूर करता है और वो बूढ़े जोसेफ को शूट कर देती है, मगर सायरन के बजते ही वो वहां से भाग गई। मतलब कि ये साइकिल फिर से रिपीट होगा। वो फिर से उस घर में जाएगी। एक ना खत्म होने वाला लूप। फिल्म की कहानी क्लियर तो नहीं कि आखिर सिडनी की बेटी वहां कैसे आई, पर शायद अपने माता पिता को ढूंढते हुए वो वहां तक आई होगी, या किसी टाइमलाइन में जोसेफ या सिडनी उसे लाए होंगे। और ये जगह शायद इंसान ने ही बनाई, क्योंकि वो इसके बारे में बहुत कुछ जानते थे, बल्कि काफी हद तक चीजें उनके कंट्रोल में थी। 1955 के बाद से यहाँ ये प्रयोग हो रहे थे, इसीलिए तो अलग अलग सामान वहां पड़ा था। अब शायद जोसेफ और सिडनी से पहले कई लोग यहाँ रह चुके हो, या शायद अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग लोग हो। हर टाइम ट्रेवल फिल्म की तरह ये भी काफी कंफ्यूजिंग है, पर उम्मीद है आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और कहानी में।